हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रवि पी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, यह क्लास आपके आरआरबी एग्जामिनेशन एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आप सभी को आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं प्रतिदिन 11 बजे उपस्थित होता हूं। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे जैसे आप जुड़ेंगे दोस्तों, क्लास को शेयर, क्लास को लाइक अवश्य करते जाइए, क्योंकि आपकी संख्या जितना ज्यादा रहता है उतना ही मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए आपके टाइम को बिना गवाए बिल्कुल सीधा बात करते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने मैं उपस्थित करूंगा, आप सभी लोग उसका जवाब देंगे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। और दोस्तों, लास्ट में आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा कि वास्तव में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये है टेलीग्राम का लिंक एनटीपीसी एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको इसी चैनल पर, टेलीग्राम के चैनल पर दोस्तों प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लें, ताकि आपके लिए ये अच्छा हो कि आपको इसका पीडीएफ भी दोस्तों प्राप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये है टारगेट ऑन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप स्कैन करके ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी आपको चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों, ये है संस्था की तरफ से महत्वपूर्ण नंबर, जहां पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विषय से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आज के सेशन का पहला बेहतरीन प्रश्न। स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया है कि फिनोल्फथालीन गिव्स फिल इन द ब्लैंक्स कलर इन बेसिक मीडियम, वेयर एज मेथिल ऑरेंज गिव्स फिल इन द ब्लैंक्स कलर इन एसिडिक मीडियम। यानी कि जो फिनोल्फथालीन होता है वह क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रोवाइड करता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर दो प्रकार के इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर की बात हो रही है, एसिड और बेस को इंडिकेट करने वाले। तो बच्चों, यहां पर आपको न सिर्फ मैं प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, बल्कि उससे और भी जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे उन सब पर आज मैं बात करूंगा। तो बच्चों देखिए, ये है फिनोल्फथालीन। क्या है? फिनोल्फथालीन। और फिनोल्फथालीन के बारे में आपको पता होगा कि फिनोल्फथालीन कैसा सूचक है। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि फिनोल्फथालीन कैसा सूचक है। फिनोल्फथालीन का केमिकल फार्मूला होता है HPH, और याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का अम्लीय सूचक होता है, एसिडिक इंडिकेटर होता है, क्योंकि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिनोल्फथालीन को जब हम वाटर में घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो यहां से बच्चों हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहता है कि वे पदार्थ जो जल में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, निसंदेह वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो फिनोल्फथालीन क्या है? फिनोल्फथालीन एक प्रकार का एसिडिक इंडिकेटर है। अब देखिए, अम्लीय माध्यम में इसका कलर क्या होगा? एसिड में, अम्लीय माध्यम में इसका कलर होता है रंगहीन, अर्थात यह कलरलेस होता है। ठीक है, जबकि बच्चों क्षारीय माध्यम में यानी कि बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है गुलाबी, अर्थात यह पिंक कलर प्रोवाइड करता है। उसी के समान आप सभी को पता होगा मेथिल ऑरेंज के बारे में। दूसरा है मेथिल ऑरेंज। बच्चों, मेथिल ऑरेंज का जो सिंबल होता है वो होता है MEOH, और ये एक प्रकार का क्षारीय सूचक होता है, अर्थात यह एक प्रकार का बेसिक इंडिकेटर होता है। अम्ल में अगर मैं कहूं कि मेथिल ऑरेंज का कलर अम्ल में क्या होता है, तो अम्ल में बच्चों यह लाल होता है। और अगर क्षार में बात किया जाए कि बेस में ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो क्षार में यह पीला कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, निहिर सिंह, अमरदीप यादव, रागिनी कुशवाहा, खुशबू त्रिपाठी, चंचल शर्मा, अनुराग कुमार, सनी कुमार, सिद्धार्थ, सभी को गुड मॉर्निंग।
सभी को नमस्कार। और दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब अभी तक आपके तरफ से नहीं आया है। अमरदीप यादव ने सबसे पहले जवाब दिया है बी ऑप्शन, और खुशबू त्रिपाठी ने बी ऑप्शन बोला है। ठीक है, चंचल शर्मा ने भी यहां पर देखिए बी ऑप्शन बोला है। देखिए चीजें आपके सामने यहां पर लिखी जा चुकी हैं। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं कि फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा कलर देता है। तो क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी देता है, और मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कौन सा कलर देता है, लाल। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया है ना, गुलाबी और लाल, इसलिए बच्चों आपका यहां पर बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही जवाब होगा। ठीक है, सबको समझ में आया है या नहीं, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य सूचित करें। रागिनी कुशवाहा, निहिर सिंह, खुशबू त्रिपाठी, चंचल शर्मा, सनी कुमार। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बार दोस्तों सभी लोग क्लास को शेयर, लाइक अवश्य करें। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर यह है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न पूछा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निर्मित नहीं होता। ठीक है, तो आइए आप सभी लोग इसका कमेंट करके मुझे सूचना भेजते रहिए कि आपके अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर कौन सा जवाब सही होगा। पहला है LH, दूसरा है TSH, तीसरा है ADH और चौथा है GH। पहली बात तो मैं इन सभी हार्मोन का नाम लिख देता हूं। LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ADH का पूरा नाम है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, और GH का पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब सही होगा। ठीक है, निहिर सिंह ने बोला क्लियर हुआ है, वेरी गुड। अमित कुमार राणा ने बोला है रेलवे के लिए है। हाँ बिल्कुल, रेलवे NTPC के लिए ये क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। रागिनी कुशवाहा ने दूसरे के लिए डी ऑप्शन बोला है। निहिर सिंह ने GH बोला है। ठीक है, चंचल शर्मा ने C ऑप्शन बोला है। ठीक है, अमरदीप यादव ने बी ऑप्शन। अभी तक किसी के जवाब बच्चों सही नहीं आए हैं। अब देखिए मैं यहां पर आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। बच्चों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि का लोकेशन क्या है, ये कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि का जो लोकेशन होता है वह मस्तिष्क के मध्य भाग, हमारे मस्तिष्क का जो मध्य भाग होता है, मिड पार्ट जो होता है, जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस के समीप ये पाया जाता है। ठीक है, के समीप ये पाया जाता है। इसी कारण इस पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम और है, इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और ये जो हाइपोफाइसिस होता है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके दो भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग होता है इसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये इसका अग्रभाग है, अगला भाग है। और इसका जो दूसरा भाग होता है उसे बोलती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है यह इसका पश्च भाग होता है। ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, यहां से दो हार्मोन बनते हैं, एक का नाम है ADH और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, यहां से पहला हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वृद्धि हार्मोन। यहां से बच्चों
TSH बनता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहां से ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यहां से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहां से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां से MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन यहां से बनते हैं। आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न ये पूछा था कि एड्रेनल ग्रंथि के अग्रभाग से न बनने वाला हार्मोन कौन सा है। तो देखिए एड्रेनल ग्लैंड के अग्रभाग से न बनने वाला हार्मोन यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित नहीं होता। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये जो ADH होता है यानी कि जो C ऑप्शन होता है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यह एड्रेनल ग्रंथि के अग्रभाग से नहीं बनता बल्कि एड्रेनल ग्रंथि के पश्च भाग से बनता है। मैंने आपको जब परसों क्लास प्रोवाइड किया हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि रेलवे में बहुत जरूरी होता है कि आपको एग्जैक्ट जानकारी हो। अगर देखिए यहां पर ये स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट ये वाला आप जरूर ले लें। पीयूष ग्रंथि के दोनों भाग के बारे में मैंने यहां पर उनके दोनों भाग के द्वारा बनने वाले हार्मोन्स की चर्चा किया है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब ऐसे हार्मोन हैं जो एड्रेनल ग्रंथि का अग्रभाग बनाता है, इंटीरियर पार्ट बनाता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये ऐसे भाग हैं जो एड्रेनल ग्रंथि का पश्च भाग बनाता है। तो अग्रभाग के द्वारा वो हार्मोन और पश्च भाग के द्वारा ये हार्मोन। आपसे पश्च भाग का हार्मोन पूछा था, इसलिए यहां पर आपका जो जवाब सही होगा वो C ऑप्शन सही होगा। मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चंचल शर्मा, रागिनी कुशवाहा, निहिर सिंह, खुशबू त्रिपाठी, अमित कुमार राणा, ठीक है। अमित कुमार राणा ने पूछा है कि डेली क्लास की टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग है आपका 11 बजे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ध्यान दें, अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कार्य क्या है, तो जरा देखिए इसके नाम से ही कुछ क्लू आपको मिल जाएगा। क्लू क्या मिलेगा, इसमें लिखा है यूरेटिक। यूरेटिक मतलब यूरिन से संबंधित है, अर्थात यह किडनी के द्वारा जल के अवशोषण यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन, जल के अवशोषण को प्रेरित करता है। और यही कारण है कि अगर ADH हार्मोन की कमी हो जाए, यानी कि अगर ADH की कमी हो जाए तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें बच्चों जो यूरिन पास आउट होता है अर्थात जो मूत्र त्याग होता है यह बढ़ जाता है, व्यक्ति को बार बार पेशाब लगती है। इस हार्मोन के साथ एक प्रॉब्लम है, ये जो ADH हार्मोन है अल्कोहल के उपस्थिति में, अल्कोहल के उपस्थिति में इसका निर्माण नहीं होता। अल्कोहल की उपस्थिति में यह हार्मोन नहीं बनता और यही कारण है कि शराब पी लेने पर व्यक्ति को बार बार पेशाब लगती है और कभी कभी उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्ति शराब पी करके वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, इतना ज्यादा पी लिए कि वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को प्राप्त हो जाना मतलब मृत्यु उनकी हो जाती है। रीजन यही है क्योंकि शराब पी लेने के बाद जब ये हार्मोन नहीं बनता तो मूत्र त्याग बढ़ जाता है, यूरिन पास आउट बढ़ जाता है और जल की अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, तीसरा प्रश्न। प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जलने पर पीली लौ देता है। विच हाइड्रोकार्बन्स गिव्स अ येलो फ्लेम। ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो जलने पर पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और तीसरा है नन ऑफ दीज, और चौथा है बोथ। तो बच्चों यहां पर आपका जो जवाब सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यह जलने पर पीली ज्वाला देता है, पीले फ्लेम, येलो फ्लेम के द्वारा यह जलता है। क्या आप में से कोई विद्यार्थी है जो मुझे कमेंट करके ये बताए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बच्चों पाया जाता है। अर्थात जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त है, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहां पर आपका जो जवाब सही होगा वो बी ऑप्शन दोस्तों सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से दर्शाता है कि शुक्राणु पुरुष प्रजनन प्रणाली से निकलने पर किस मार्ग से गुजरते हैं? यानी कि प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली शोज दैट path that the sperm takes when they are released from the male reproductive system। यानी कि जब शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु बनने के बाद किन रास्तों से होकर के गुजरता है? तो दोस्तों देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण यानी कि टेस्टिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा। और इस टेस्टिस में एक सेल है, उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिक सेल्स। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिक सेल्स। और ये जो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होता है यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात इसी सेल के द्वारा शुक्राणु बनता है। ठीक है, इसी सेल के द्वारा स्पर्म को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो जब यहां से स्पर्म बनेगा तो ये कहां कहां से होकर के गुजरेगा? तो देखिए, ये वृषण से बना, वृषण से बनने के बाद ये आता है शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी से ये मूत्रवाहिनी के पास जाता है, और मूत्रवाहिनी से ये लिंग यानी कि पेनिस के द्वारा इजैकुलेट होता है, बाहर निकलता है। बी ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नहीं, यहां पर एक गलती हुई है, यहां पर है वृषण शुक्र मूत्र वाहिनी है, इसलिए गलत है। ये मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा, पहले इंग्लिश में इसे यूरेथ्रा बोलती हैं, तो कभी कभी इंग्लिश होना बहुत जरूरी था, तो ऑप्शन इंग्लिश में होना चाहिए था। टेस्टिस से बनेगा, फिर शुक्र वाहिनी यानी कि आपका वासा डिफरेंस में आएगा, वासा डिफरेंस से ये यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा से ये पेनिस के द्वारा बाहर निकलेगा। यहां पर बच्चों मिस्टेक हुआ है, बी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि यहां पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। सभी लोग एक बार डी ऑप्शन बोलिएगा। हाँ, अमरदीप यादव मूत्र वाहिनी नहीं, मूत्र मार्ग में। ठीक है, चलिए मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा एक कॉमन पाथ है जो स्पर्म और यूरिन दोनों को कंडक्ट करता है, स्पर्म और यूरिन दोनों यहां से बाहर निकलती हैं। डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अच्छा देखिए, ये है पूरा डायग्राम टेस्टिस का और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का। ठीक है, तो टेस्टिस से बनता है, टेस्टिस से बनने के बाद वासा डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में, फिर पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। चलिए अगली पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क का वह भाग जो हमें साइकिल चलाने या रस्सी पर चलने जैसी गतिविधियों में सटीकता प्रदान करता है, यानी कि हमारे बैलेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसका जवाब होगा बच्चों सेरिबैलम, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। सेरिबेलम जो होता है
यह बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बॉडी बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेसेंटा मां के गर्भ में बढ़ते भ्रूण की किस प्रक्रिया में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि ये है माता का गर्भ और इस गर्भ के अंदर कोई बच्चा पल रहा है, कोई बेबी है, तो इस बेबी से और माता के बीच में एक कनेक्शन होता है और इसी कनेक्शन को बोलती हैं प्लेसेंटा। क्या बोलती हैं? प्लेसेंटा, या इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। गांव देहात में इसी को नाड़ा कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो मम्मी से बच्चे को अलग करने के लिए इस नाड़े को कट किया जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि प्लेसेंटा मां के गर्भ में बढ़ते भ्रूण की किस प्रक्रिया में मदद करता है। यानी ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चे के लिए, एम्ब्रियो के लिए क्या क्या हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात तो ये पोषण प्रोवाइड करता है। जैसे अगर बच्चा अपनी माता के गर्भ में है तो बच्चे को तो खाना दिया नहीं जाता है, मम्मी को खिलाया जाता है, तो मम्मी से पोषण उसके बच्चे में पहुंचता है, तो ये सही है। उत्सर्जन भी, एक्सक्रीशन भी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, श्वसन भी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। इसलिए आपका यहां पर जो जवाब सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, सभी होगा। रागिनी कुशवाहा ने बोला है, अमरदीप यादव डी ऑप्शन वेरी गुड, वैष्णवी पांडे का आल वेरी गुड, अमित कुमार राणा डी ऑप्शन, और रागिनी कुशवाहा ने छठवें के लिए ए ऑप्शन बोला है। तो रागिनी कुशवाहा जरा सोचिए, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन तीनों के लिए ये प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल होता है। डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है। ये देखिए, ये है बच्चा जो कि अपने माता के गर्भ में पल रहा है और यहां पर देखिए यही है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि प्लेसेंटा। ये है देखिए माता के नाभि से और बच्चे के नाभि से ये कनेक्शन जुड़ा होता है। तो जो भोजन माता खाती है वही भोजन बच्चे में ट्रांसफर होता है। इसीलिए जब माता गर्भवती होती हैं तो ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाए, क्योंकि अगर माता स्वस्थ होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ होगा। ठीक है, और अगर बच्चे की तबीयत खराब होती है तो बच्चे को दवा न दे करके माता को दवा दिया जाता है, ताकि माता से वो एंटीबायोटिक बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाए और बच्चा भी स्वस्थ हो जाए। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर ये कि किसी व्यक्ति की आंख का दूर बिंदु से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित होता है, वह दृश्य किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की आंख का दूर बिंदु 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि द फार पॉइंट ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द आई, द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। पहला है मायोपिया, दूसरा है प्रेसबायोपिया, तीसरा है मोतियाबिंद और चौथा है हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए यहां पर ये जो मायोपिया है इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बच्चों जो मनुष्य की आंख होती है, मनुष्य की आंख के 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, और ये जो निकटतम बिंदु होता है यह 25 सेंटीमीटर होता है। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं दूरस्थ बिंदु। तो जो दूरस्थ बिंदु होता है वो कितना होता है? अनंत। यानी कि अगर ये है कोई व्यक्ति की आंख, ठीक है, और यह व्यक्ति अपने आंख की मदद से, ये है इसका निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और ये है इसका दूरस्थ बिंदु मान लीजिए अनंत।
तो ये बीच में रखी हुई सारी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो दूर बिंदु है वो 1.5 मीटर है। मान लीजिए कि दूर बिंदु यहां पर है 1.5 मीटर पर, यानी कि इसका जो दूरस्थ बिंदु है ये खिसक कर कहां आ गया, निकट आ गया। यानी अब यहां पर रखी हुई वस्तुओं को ये नहीं देख पाएगा, अर्थात दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। और निकट दृष्टि दोष की यही परिभाषा है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देख लेता है, दूर की वस्तु को नहीं देखता। इसका रीजन ये है क्योंकि रेटिना अपने स्थान से पीछे खिसक जाता है, और जब रेटिना अपने स्थान से पीछे खिसक जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनने लगता है, और इसका परिणाम ये निकलता है कि मानव नेत्र का जो दूरस्थ बिंदु है वो अनंत से घटकर व्यक्ति के निकट आ जाता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहां पर आपका जो जवाब बच्चों सही होगा वो ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि कई लोगों ने यहां पर डी ऑप्शन बोला है। डी ऑप्शन देने वाले भाई, मैंने यहां पर लिखा बहुत कम है लेकिन बोला सब कुछ है। ठीक है, यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। ज्योति सैनी ने बोला है ए ऑप्शन, अमित कुमार राणा ने डी ऑप्शन बोला है। डी ऑप्शन देने वाले भाई, मैंने क्या बोला कि निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना होता है वो अपने स्थान से पीछे खिसक जाता है, जिससे मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है, दूरस्थ बिंदु जो होता है वो व्यक्ति के निकट आने लगता है। और जब व्यक्ति के निकट, जैसे अभी मान लीजिए इतना दूर था, निकट आ गया, अर्थात ये दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो यहां पर आपका जो जवाब बच्चों सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। 8वां प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम प्रकरणित होता है, सफेद प्रकाश के सभी रंग प्रकरणित हो जाते हैं, नीला रंग सबसे अधिक प्रकरणित होता है, लाल रंग सबसे अधिक प्रकरणित होता है। सी और डी तो नहीं होगा। अगर सी और डी होता तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता। ठीक है, तो यहां पर सी और डी नहीं होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर दोस्तों सही विकल्प होगा कि दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो श्वेत दिखाई पड़ता है, क्यों। अमरदीप यादव ने बोला है कि सर इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। रागिनी कुशवाहा ने बोला है कि सर इसमें उल्टा होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तो थोड़ा सा लाइट नहीं है, मुद्दा ये है, और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी उस हिसाब से दे नहीं पा रहा हूं। बात को समझने की कोशिश करिए। समझना यह है कि निकट, जो ये कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष का नाम निकट दृष्टि दोष उल्टा रखा गया है और दूर दृष्टि दोष का नाम दूर दृष्टि दोष भी उल्टा रखा गया है, ये पूरी तरीके से गलत बात है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में इसको इंग्लिश में या बायोलॉजिकल वर्ड में इसे बोलते हैं मायोपिया। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो उसे बोलती है निकट दृष्टि दोष। अब यहां पर याद रखिए कि जैसे ये है कोई व्यक्ति और ये है इस व्यक्ति की आंख, तो हमारी आंख का ये है निकटतम पॉइंट 25 सेंटीमीटर और ये है दूरस्थ पॉइंट अनंत। यानी कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से स्वस्थ है तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देखेगा। ठीक है, अगर कोई आंख में प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन निकट दृष्टि दोष में होता क्या है
कि जो रेटिना है, अब देखिए यहां तक कि अभी तक ये देख रहा था, लेकिन निकट दृष्टि दोष में मैंने क्या बताया कि रेटिना पीछे खिसक जाता है। तो जब रेटिना पीछे खिसक जाएगा तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ही रहेगा, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ही रहेगा। लेकिन ये जो दूरस्थ बिंदु है ये खिसक कर व्यक्ति के निकट आ जाता है, यानी अब इसका निकटतम बिंदु पीछे आगे आ गया। अब देखिए अभी तक यहां की रखी हुई वस्तु देख पा रहा था, लेकिन जब निकटतम बिंदु दूरस्थ बिंदु व्यक्ति के निकट आ गया, क्यों निकट आ गया? क्योंकि रेटिना पीछे खिसक गया। रेटिना पीछे खिसक जाने पर दूरस्थ बिंदु व्यक्ति के निकट आ गया, तो अब यहां की वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, अर्थात दूर की वस्तु जहां पर वो अभी धूमधाम से देख रहा था अब नहीं देख पाता। वही यहां पर लिखा है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो निकट दृष्टि दोष का नाम उल्टा नहीं रखा गया है, निकट दृष्टि दोष का नाम निकट दृष्टि दोष ही सही है। और निकट दृष्टि दोष इसलिए रखा गया है क्योंकि दूरस्थ बिंदु व्यक्ति के निकट आने लगता है। जो दूरस्थ बिंदु है वो व्यक्ति के निकट आने लगता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कुछ समझ में आया? चलिए आइए आते हैं अपने प्रश्न पर। यहां पर हमारा जो जवाब सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है दोपहर के समय में, इसलिए सूर्य हमें सफेद दिखाई देता है। आइए 9th पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस कोशिका या कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाली WBC में सबसे अधिक होती है? ऐसा कौन सा WBCs है जिसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? जितेंद्र कुमार सिंह ने बोला है कि सर थ्योरी की क्लास कराइए प्लीज। ठीक है, थ्योरी भी कराया जाएगा। अभिनव मिश्रा वेरी गुड, रागिनी कुशवाहा, वैष्णवी पांडे। चलिए अमित कुमार राणा निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, वेरी गुड। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है जो WBCs का ऐसा कौन सा टाइप है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बच्चों यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो WBCs है जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, इसका शुद्ध नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। और बच्चों ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसे बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। और ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो 60 से 70% होता है। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो 0.5% होता है। तीसरा है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो 2 से 3% होता है। इसका जो दूसरा टाइप है उसे बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसाइट्स, और जो मोनोसाइट्स होता है इसका परसेंटेज होता है 3 से 7%। और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होता है यह होता है 20 से 25%। अब जरा सोचकर बताइए कौन सबसे ज्यादा है? अमित कुमार राणा ने बोला है कि 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, और यही न्यूट्रोफिल्स ही सबसे ज्यादा भी है। ये देखिए 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा WBCs पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे कम कौन पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है,
तब आपका जवाब होता वहां पर बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है वो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछ लेता कि सबसे बड़े आकार का WBCs कौन है, यहां पर ये पॉइंट भी याद रखेगा, सबसे बड़े आकार का WBCs कौन है, तो मोनोसाइट्स। और सबसे छोटे आकार का WBCs कौन है, तो सबसे छोटे आकार का है लिम्फोसाइट्स। बच्चों 4 पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट ये कि सबसे छोटे आकार का WBCs कौन है, तो वो है लिम्फोसाइट्स। सबसे बड़े आकार का WBCs कौन है, तो वो है मोनोसाइट्स। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, बेसोफिल्स। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, तो वो है न्यूट्रोफिल्स। यहां पर आपका जवाब न्यूट्रोफिल्स सही होगा। वैष्णवी पांडे ने बोला है कि न्यूट्रोफिल्स, खुशबू त्रिपाठी का बी ऑप्शन, अभिनव मिश्रा का बी ऑप्शन, संदीप कुमार का बी ऑप्शन, अमरदीप यादव का बी ऑप्शन। चलिए, अभिनव मिश्रा ने बोला है कि सर जी हीटिंग जब अधिक होगा तो सफेद हो जाएगी। अधिकतम हीटिंग भी दोपहर के समय, ये भी जवाब हो सकता है। अगर ऐसे देखेंगे तो प्रकीर्णन कहां चला जाएगा? प्रकीर्णन के कारण ही आकाश आपको नीला दिखाई देता है, सूर्य आपको सुबह और शाम के समय लाल दिखाई पड़ता है। तो दोपहर के समय सबसे कम प्रकीर्णन हो रहा है, क्योंकि हीटिंग की बात करेंगे तो हीटिंग का मतलब मेन परिणाम उसका क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरणों का फैलना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनता है? यानी कि जब फेरस सल्फेट मतलब क्या होता है? FeSO4। जब फेरस सल्फेट विलयन को क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखिए, FeSO4 इसका केमिकल फार्मूला है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा? तो बच्चों जब इसको गर्म करेंगे तो पहली बात तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। सी ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड, कौन सा धातु का ऑक्साइड पानी में घुलनशील है? बच्चों पहला है Na2O, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है CuO, चौथा है PbO। कल बीपीएससी में भी ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। कल बीपीएससी 6 to 8th लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होता, यह प्रश्न था। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऑक्साइड जल में घुलनशील है, और उसमें पूछा गया था कौन सा नहीं होता। तो यहां पर बच्चों ये जो Na2O है, यानी कि सोडियम का जो ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी ये तीनों जल में घुलनशील नहीं होते। अच्छा ये बताइए, धातुओं के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? धातु के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? अर्थात ये अम्ल होते हैं कि क्षार होते हैं? तो याद रखिए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये क्षार होते हैं। ए ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही जवाब होगा। 11वीं के लिए कुछ लोगों ने यहां पर बी ऑप्शन बोला है, कुछ लोगों ने डी ऑप्शन बोला है। सोडियम जो ऑक्साइड यानी डाई सोडियम ऑक्साइड जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। ए ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजता है? पहला है रेटिना, दूसरा है ऑप्टिक तंत्रिकाएं, तीसरा है सीलियरी मांसपेशियां, चौथा है कचाभ द्रव। कमेंट करके बताइए कि आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क को संवेदनाएं भेजता है, विद्युत संकेत भेजता है? तो नर्व्स जो होती हैं ये विद्युत संकेत भेजती हैं। हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, और यही जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये ब्रेन के पास मैसेज को भेजते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, तो पौधों में लचीलापन बच्चों कोलेनकाइमा के द्वारा होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट,
जब मानव हृदय का बायां निलय सिकुड़ जाता है तब रक्त कहां जाता है? देखिए यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये है मनुष्य का हृदय, और मनुष्य का जो हृदय होता है यह 4 चैम्बर से मिलकर के बना होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर की अगर मैं बात करूं तो पहला चैम्बर है राइट एट्रियम, दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, तीसरा है राइट वेंट्रिकल और चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करें, ठीक है। इस समय 83 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 38 लोगों ने लाइक किया है, तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करें। जितेंद्र कुमार सिंह, खुशबू त्रिपाठी, ज्योति सैनी, अभिनव मिश्रा, अल्पना जायसवाल, अमरदीप यादव, संदीप कुमार, रागिनी कुशवाहा, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें। वैष्णवी पांडे ने 14वीं के लिए बी ऑप्शन बोला है। आइए देख लेते हैं बच्चों। ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, यहां पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दूसरा वॉल्व पाया जाता है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यहां से 2 बड़ी बड़ी महाशिराएं निकली होती हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं अग्र महाशिरा, और जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं पश्च महाशिरा। बच्चों ये जो पश्च महाशिरा है ये सबसे बड़ी सिरा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सिरा कौन है तो पश्च महाशिरा। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहां से एक बड़ी सी धमनी निकलती है जिसे महाधमनी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एवार्टा कहते हैं, और ये सबसे बड़ी धमनी होती है। तो यहां पर देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये आइडिया अपने दिमाग में रखिए। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी धमनी कौन है तो महाधमनी, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी शिरा कौन है तो पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा हृदय के कौन से चैम्बर से अटैच है? दाहिने अलिंद से। और महाधमनी कहां से अटैच है? बाएं निलय से। प्रश्न पूछा है कि अगर बायां निलय सिकुड़ेगा, कोई भी चैम्बर जब सिकुड़ता है तो ब्लड उस चैम्बर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जरा सोचिए कि जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में सोचिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, जब यह लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, जब यह लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल करके कहां पर जाएगा? महाधमनी में। तो देखिए बी ऑप्शन में महाधमनी दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा यहां पर सही विकल्प होगा। और बी ऑप्शन की झड़ी लगा दिया है आप लोगों ने। संदीप कुमार ने एवार्टा बोला है, अभिनव मिश्रा ने महाधमनी, वैष्णवी पांडवी ने एवार्टा बोला। संदीप कुमार 4th चैम्बर RALARVLV, वेरी गुड। अमरदीप यादव ने बोला है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थ्योरी की क्लास लाइए। बिल्कुल लाया जाएगा, आप रिलैक्स रहें। बस आप सभी लोग एक इस टाइम पर लाइव अवश्य आए, आपकी संख्या बहुत अधिक रहेगी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन दोस्तों सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सही मिलान कीजिए, कोशिका की खोज की गई थी 1839 लिखा है, गलत है। 1665 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था 1665, ये भी गलत है। 1839 सॉरी 1674 ईस्वी में दिया गया था। केंद्रक की खोज 1831, ये सही है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो हमारा दोस्तों केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। 15वीं के लिए डी ऑप्शन किसने बोला? मतलब कुछ भी आप लोग बोल दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो आप बोल दे रहे हैं। आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करें, ठीक है। और देखिए चीजें अगर आपको याद रहेंगी ना तब सही रहेगा। कोशिका की खोज 1665 में हुई थी, यहां पर 1839 दिया है इसलिए गलत हो गया। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग 1674 में हुआ था, ठीक है। यहां पर 1665 दिया है, गलत है। केंद्रक की खोज 1831 में हुआ है, ये सही है। कोशिका सिद्धांत तो बहुत सब फेमस है,
इन चारों पॉइंट में से सबसे ज्यादा फेमस है पहला और चौथा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कमेंट करके बताइए। मैं अब आपके कमेंट को यहां पर देखना चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके क्या बताने वाले हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए कमेंट करके बताइए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अमित कुमार राणा ने बोला है कि स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, वेरी गुड। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान, ये सब लैटिन भाषा में नाम लिखे हैं और इन सब की स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग तो स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, कोई बताएगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, पुरकिंजे ने। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनती है। पहला है प्लास्टिड नहीं, रिक्तिकाएं नहीं, लाइसोसोम नहीं, गाल्जी काय सही होगा। गाल्जी काय का कार्य क्या है, गाल्जी काय का 3 कार्य है। आवश्यक पदार्थों का श्रावण करना, भोजन की पैकेजिंग करना अर्थात भोजन को बड़े बड़े पैकेट्स के रूप में परिवर्तित करना, और उत्सर्जन करना। ये गाल्जी काय का 3 कार्य है। तो ये करता क्या है कि जैसे ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज को छोटे छोटे पैकेट्स में परिवर्तित कर देता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लूकोज एक प्रकार की सरल शर्करा है और ग्लाइकोजन एक प्रकार की जटिल शर्करा है। तो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन परिवर्तित करता है, तो आपका जवाब होगा क्या, ग्लाइकोजन, सॉरी गाल्जी का है। डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। 17वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी का एस ब्लॉक नीचे दर्शाया गया है। रंग वाला भाग किस तत्व को प्रदर्शित करता है। तो देखिए पहला है आयोडीन। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है। मिस टाइप इस समय मतलब एक चीज ऐसा था जो नहीं लिखा गया है, नहीं बनाया गया है। तो ये ऐसे था, देखिए नीचे यहां पर आपको आवर्त सारणी बना करके दिखाई गई थी। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और 7। ये ऐसा प्रश्न था, ठीक है, ये प्रश्न था। कह रहा है कि नीचे दिए गए आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक है, तो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और ये दोनों वर्ग किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक से। तो पहले वाले वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, देखिए ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो कह रहा है कि कलर वाला भाग कौन सा तत्व है। ये जो कलर वाला भाग है ये पोटेशियम है। डी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। ऐसा था प्रश्न ये, ठीक है। 17वें के लिए बी ऑप्शन।
कुछ लोगों ने सी ऑप्शन बोला है, तो स्ट्रोंसियम तो होगा ही नहीं, स्ट्रोंसियम तो गलत है। सोडियम हो सकता था, अगर ये कलर किया गया होता तो सोडियम हो जाता, अगर ये कलर किया गया था। क्योंकि प्रश्न मुझे पता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, तो उसमें पोटेशियम को कलर किया गया है। ए तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ए एस ब्लॉक का है ही नहीं। पोटेशियम हो सकता है, स्ट्रोंसियम भी हो सकता था, लेकिन स्ट्रोंसियम तब होता जब वर्ग दूसरे में यहां पर कलर किया जाता, तो ये भी गलत है। या तो बी होगा या तो डी होगा, और अगर यहां पर सोडियम के सामने ब्लैक किया गया होता तो सोडियम है होता, चूंकि प्रश्न में पोटेशियम के सामने किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन वहां पर सही है। ठीक है, चलिए आते हैं 18वें प्रश्न में। 18वां प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बी ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता। कौन सा ऐसा जो यौगिक का वर्णन नहीं करता। यह दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है, ये तो सही है। यह एक शुद्ध पदार्थ है, ये भी सही है। इससे भौतिक विधि द्वारा घटकों में अलग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में मिश्रित होता है, ये देखिए किसी भी अनुपात दे दिया है, यही गलत है। यहां पर किसी भी अनुपात नहीं बल्कि निश्चित अनुपात होना चाहिए, निश्चित अनुपात। तो डी ऑप्शन हमारा इसलिए सही है क्योंकि डी ऑप्शन यौगिक का वर्णन नहीं करता। नहीं, आपसे नेगेटिव सेंटेंस पूछा था, इसीलिए यहां पर डी ऑप्शन होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा है। एक झिल्ली, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल्स जो होता है ये सिंगल होता है, लाइसोसोम भी सिंगल होता है, प्लास्टिड डबल होता है। तो यहां पर आपका बी भी सही है और सी भी सही है, बी और सी दोनों सही है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, और प्रतिदिन 11 बजे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए आप लोग मुझसे अवश्य जुड़ें। ठीक है, तो कल और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। सभी लोग क्लास को लाइक अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।